नमस्कार। मैं हूं हरिश्चंद्र पटेल। आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ब्रजेंद्र सिंह पटेल जी। नमस्कार। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अभी फतेहपुर में एक घटना हुई है जहां पर 3 पटेलों को फरसे से मार करके घायल कर दिया गया, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। और इस घटनाक्रम पर हम चर्चा करने से पहले एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि पहले यादव लोगों पर पूजा करने के विरोध में पेशाब सड़क पर शुद्ध किया गया। फिर अभी कानपुर में एक बौद्धा पार्क को शिवालय में बदलने की बात की खबर आ रही है। इसी के बाद ये पटेलों पर हमला हुआ है। तो इसमें हम आपसे समझेंगे कि क्या ये एक संयोग है कि ऐसी घटनाक्रम लगातार होता जा रहा है, या कोई प्रयोग चल रहा है कि देखते हैं किसकी कितनी ताकत उभर रही है, किसकी कितनी ताकत कमजोर हो रही है। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्या परिस्थितियाँ हैं। हरीश जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, बातचीत के लिए। आपने जो सवाल किया, जरा उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जाति उन्माद बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये उन्माद है जो स्वाभिमान के बाद है। जाति स्वाभिमान तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन जब स्वाभिमान, अहंकार, फिर ईगो जिसको कहते हैं, फिर वर्चस्व, और फिर उन्माद की तरफ बढ़ जाए, तो ऐसे हालात तमाम जगहों पर बन रहे हैं और तमाम नौजवान इस तरह के उन्मादी माहौल में अपने आप को ढाल रहे हैं, या उनको प्रोवोक किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, और इससे समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। चाहे किसी यादव जाति के आदमी के ऊपर उसकी पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़कना, मूत्र विसर्जन, तमाम सारी जो बातें आई, या और भी धार्मिक और जो जातीय वैमनस्यता के मामले सामने आते हैं, कहीं कभी किसी दलित को पीट देना, कभी किसी को घोड़ी पे न चढ़ने देना, ये तमाम सारी चीजें आ रही हैं। ये लगातार भारत में जातिवाद तो रहा ही है। इधर बीते कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि जो उन्माद है वो बिल्कुल चरम पर है, और उसमें लोग हिंसा करने लग रहे हैं। भाई, जाति का स्वाभिमान ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा था, जिस जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वो ठीक है। लेकिन उसके लिए किसी दूसरे को मार देना, हत्या कर देना, ये बात उन्माद की है, और ये उन्माद बढ़ रहा है। फतेहपुर में जो घटना हुई, 26 तारीख की शाम को श्याम पांडे नाम का एक युवक है, 30 साल से भी कम की उम्र है उसकी, लंबी चोटी वोटी रख के अपने आप को कहता है कि मुझे परशुराम सपने में आते हैं। और परशुराम सपने में आते हैं तो परशुराम ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। परशुराम अगर थे, लेकिन ये जो परशुराम इनको सपने में आते हैं, ये फरसा लेकर लोगों को मारने पीटने वाले परशुराम आते हैं। ये उन्माद का ही एक स्वरूप है। जिन केशपाल पटेल जी की हत्या हुई, 70 साल के आसपास की उनकी उम्र है। ये फतेहपुर का धाता थाना है। धाता बड़ा गांव है, बड़ा इलाका है, और प्रभावशाली कुर्मी वहां रहते हैं। जो पटेल हैं वो भी कमजोर नहीं है, प्रभावशाली लोग हैं। उस गांव में 6000 की आबादी है, जहां बमुश्किल 15-18 घर ब्राह्मणों के हैं। और जिनके दरवाजे के सामने ये श्याम जी पांडे रहता था, उन फरसा या कुल्हाड़ी, पुलिस कह रही कि फरसा था या कुल्हाड़ी था, जो भी समझिए, हमको गांव वालों ने बताया कि फरसा था। वो फरसा लेकर वो सबसे पहले केशपाल पटेल सोए हुए थे अपने घर के बरामदे में, और केशपाल पटेल को वो फरसे से काट डालता है। तो ये जो हत्या करने के बाद वहां बैठ गया, जाके वहां बैठा रहा, और करीब पौने 1 घंटे बाद पुलिस आई, उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने हत्या की मुकदमा रख दिया, हत्या की कोशिश की मुकदमा दर्ज कर दिया, वो जेल चला गया। लेकिन वहां का जो सीओ है वो उसको पहले अस्पताल ले गया। गांव के लोग सीओ की भूमिका से खुश नहीं, क्योंकि सीओ उनके सजाती है जो हत्यारा है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि ये जो पटेल, केशु भाई पटेल तो मर गए, केशपाल पटेल, और 3 लोग दो लोग जख्मी हो गए। वो पहले फतेहपुर के हॉस्पिटल ले जाए गए, फिर उनमें से एक बेसारन इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हो रहा है। अब एक पीड़ित परिवार के यहाँ लोग जाएंगे, जहां मौत हुई है, जहां 2 आदमियों पर जानलेवा हमला हुआ है, वहां उनके रिश्तेदार आएंगे। तो ये सीओ ने क्या किया कि चारों तरफ बैरिकेटिंग लगवा के पूरे इलाके को सील कर दिया। वहां उनका रिश्तेदार नहीं जा पाएगा, कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं जा पाएगा। आप समझिए कि स्थानीय सांसद 5 दिन वहां नहीं घुस पाए। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये हत्या सीओ ने प्लानिंग के तहत करवाई, या तो उसको से मिले हुए थे पहले से, उनको जानकारी थी सारी घटना होगी, इसलिए वो आराम से, हत्या आरोपी जो है वो भी बैठा रहा कि पुलिस की कोई उसको डर नहीं रहा, पुलिस का भय खत्म हो गया था?
देखिए, पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई हाँ, कि ये हत्या क्यों हुई। गांव के लोग और परिवार के लोग, मैं वहां पूर्व प्रधान से भी मिला, गांव के उनके अलग अलग लोगों से मिला, मेरी करीब 32-33 लोगों से बात हुई गांव के। सब ये कहते हैं कि ये आदमी जातीय वर्चस्व बनाना चाहता था और जातीय वर्चस्व बनाने के लिए इसने उठाया और पटेल 1 को 2 को 3 को मारा। अगर ये जातीय वर्चस्व नहीं बना रहा था तो दूसरा कोई और आदमी मिलता रास्ते में उसको मार देता, केवल 3 ही पटेल थोड़ी मिले। तो उसने चिन्हित करके मारा। उसको किसने उकसाया, कौन लोग हैं उसके पीछे, उसकी ये मनोदशा क्यों आई, इस पर तो पुलिस को मनोविज्ञान के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, सरकार में भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराई जानी चाहिए कि ये आदमी इतना उन्मादी हुआ कैसे, इतना दुस्साहस कैसे आया कि हत्या करने के बाद मंदिर में जाके बैठ गया। हत्यारा तो भागता है डर के। हत्या अगर हो जाती, उसे अनजाने में अपराध हो जाता है, या किसी एक आदमी को मारा, पहले एक आदमी को काट डाला, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा और फिर मंदिर में जाके बैठ गया। तो ये हो सकता है कि उसको पुलिस से या सामाजिक संगठनों से किसी से उसको इतना इंश्योरेंस मिला होगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम पुलिस का देख लेंगे, या पुलिस ने कहा होगा हम सब संभाल लेंगे, ये हमारी परेशानी है। तो यही तो हम सब जानना चाहते थे, इसीलिए तो हम गए। हम जब पीड़ित परिवार के लोगों से मिले तो हमने कहा कि भाई इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट के लेवल पर जब इसकी जांच हो जाएगी तो उस आदमी के पीछे कौन था। ये घटना तो हो गई, वो जेल भी चला गया, लेकिन ये घटना क्यों हुई और समाज में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जाति विद्वेष न भड़के, इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपराधी के मनोविज्ञान को, अपराधी के मनोभाव को भी सामने लाए। कौन लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, ये किसी के उकसाने पर काम कर रहा है, ये गरीबी है उस आदमी के यहाँ जो ये हत्या करने वाला श्याम पांडे है, कि इन्हीं केशपाल पटेल जी के घर से वो कभी आलू मांगता था, कभी आटा मांगता था, कभी सब्जी और शक्कर मांगता था, उन्हीं के घर से उसका परिवार पानी लेता था। फिर अचानक क्या हो गया, उनका कोई झगड़ा नहीं था, और झगड़ा एक आदमी से हो सकता था, 3 आदमियों से। ये जो मनोवृत्ति है, ये जो जातीय उन्माद है, ये समाज का माहौल खराब कर रहा है। और इसमें चाहिए था कि तत्काल प्रमुख सचिव गृह को वहां जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आनी चाहिए थी। जो लोग मारे गए, जो मृतक है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक परिवार को नौकरी की बात हमने कही। जो घायल लोग हैं उनके 25-25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिले। लेकिन बात हरिश्चंद्र जी यहां से खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, जो आपने सवाल किया कि इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, क्यों इस तरह के नौजवान उकसाए जा रहे हैं। फतेहपुर में ही इसके पहले एक गांव है, वहां एक पटेल जाति का आदमी अपने दरवाजे के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था, उसको पीटा और मार दिया। एक ही जात के मानने वाले, ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, मैं इनका कोई कनेक्शन फिट नहीं कर रहा, लेकिन आप दुस्साहस देखिए। और वो वहां सांसद के रिश्तेदार थे, मौजूदा सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल, उनके रिश्तेदार थे, उनको मार दिया। आदमी के अंदर थोड़ा डर होता है। ये दूसरी घटना है, ये इसके पहले हो चुकी, 2 महीने पहले जी। उसी जिले में हुई, उसी जिले में ये घटना हो चुकी थी। तो जरा मनोविज्ञान को देखना चाहिए था ना। फतेह आप कमजोर नहीं है, वहां जो पटेल हैं ऐसा भी नहीं कि दबे कुचली जाती है वहां पर नरेश उत्तम पटेल लोकसभा के सांसद, वहीं से राकेश सचान जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी सांसद रहे, वहीं बिंदकी में जय कुमार सिंह जैकी जो दबंग कुर्मी नेता हैं वो भी विधायक, वहीं पर राजेंद्र पटेल एक विधानसभा से विधायक। कोई ऐसा नहीं कि राजनीतिक कमजोरी है उस जिले में। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर पटेल समाज के 3 परिवारों पर कुल्हाड़ी और फरसा चलता है और चलाने वाला इतना दुस्साहसी है कि जाके मंदिर में बैठ जाता है इत्मीनान से, तो ये इसके पीछे का मनोविज्ञान देखने की जरूरत है। नहीं तो जैसे भी आपने कहा कि सीओ वहाँ की भूमिका वहाँ ठीक नहीं है, या इस हत्या के खून के जो छींटे हैं वो सीओ की वर्दी पर पड़ रहे हैं, तो इसमें अगर सीओ का ही काम तो है कि वो नीचे मैनेज करे कि हाँ अपराधी को इंश्योरेंस दे कि कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, और शासन को ये बात बताए कि नहीं मैं सब संभाल लूंगा, तो प्रमुख सचिव गृह वहाँ क्यों जाएंगे, उन्हें जरूरत क्या है, फिर मुख्यमंत्री को कन्वे करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए वो खुद अपने लेवल पे सारा मैनेज करेगा। लॉ एंड ऑर्डर का चीफ है डीएम, जी डीएम और एसएसपी को मौके पर जाना चाहिए था। जी पूरा इलाका सीओ के भरोसे छूट गया। जी सीओ ने मनमानी की, सीओ ने विधायक को नहीं घुसने दिया, आम रिश्तेदारों को नहीं घुसने दिया, सीओ ने सांसद को नहीं घुसने दिया। ये सीओ की मनमर्जी से पूरा इलाका धाता का सील हो गया 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। उसके बाद जो समाज के और लोग गए उनको नहीं घुसने दिया।
अरे किसी के यहाँ गमी हुई है जाएंगे, और वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर, अगर तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का इकबाल इतना ही होता तो कोई आदमी फंसा लेके 3-3 आदमियों को काट डालता। इस सीओ के खिलाफ तो एफआईआर हो जानी चाहिए, इस सीओ के खिलाफ तो एफआईआर हो जानी चाहिए। लेकिन हैरत यह है कि उत्तर प्रदेश के कौन से अफसर हैं जो मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। इलाके का डीएम, एसएसपी वहां नहीं गया, इलाहाबाद कमिश्नरी है, वहां के कमिश्नर को, वहां के आईजी को, कमिश्नर से बाहर है, आईजी को जाना चाहिए, कमिश्नर को जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है कि सांसद को नहीं घुसने देंगे गांव के अंदर। अरे तो सांसद को नहीं घुसने दोगे, विधायक को नहीं घुसने दोगे, हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं घुसने दोगे, तो फिर कलेक्टर जाता ना। कलेक्टर को जाना चाहिए था कि नहीं भाई आप जाओ और पीड़ित परिवार को संतुष्ट करो कि तुम्हारी सुरक्षा होगी। वहां कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। कब वो मार दिए जाए, गवाह है वो 307 के केस के, अब आईपीसी में बदल गया, तो कातिलाना हमले के गवाह हैं। एक आदमी अस्पताल से आके बाहर फिर बरामदे में लेटा हुआ है, वीरवान जी। तो अब उनके चोट है, कोई फिर दोबारा उनको चोट मार दे तो मर जाएंगे। तो 307 का गवाह तो खुद पीड़ित होता है ना। वहां के पीड़ितों ने कहा कि साहब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी 1-2 साल में फांसी पर चढ़ जाए, जो कानून में सजा है वो मिल जाए। मुकदमे में विवेचना ढंग से हो जानी चाहिए। ये जिलाधिकारी को जाके इंश्योर करना चाहिए था ना कि आप डरिए नहीं, कानून व्यवस्था आपके साथ है, उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। आपने भय का माहौल बना दिया वहां, और ये माहौल उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बनता जा रहा है। तो ये समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं है। सामाजिक लोगों की हत्या में पुलिस का पुराना इतिहास रहा है पूरी तरह से, और इस पर सामाजिक लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, शांत बैठ जाते हैं, जिस वजह से इनका मनोबल और लगातार लगता है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम पहले से जिक्र करें, अगर देखें तो बाबू जगदेव बाबू सिंह कुशवाहा जी को लें तो उनकी हत्या किसी डीआईजी ने की थी। शायद लोग बता रहे थे कि किसी डीआईजी ने उनकी हत्या की थी। डीआईजी का क्या हुआ, डीआईजी पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुआ? समाज के लोगों ने क्या किया? फिर वहां से हम लेकर के आए डॉक्टर सोनीलाल पटेल पे, क्या जाते हैं तो वहां पर भी हत्या, एक एसपी सिटी, उनकी हत्या के दरवाजे तक तो उनको एक एसपी सिटी ने पहुंचा दिया। वहां पर उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था, तो मुझे नहीं लगता था कि सोनीलाल पटेल की वहाँ कार्यकर्ताओं कोई गलती थी। पुलिस ने खुद ही उन्हें उसका आया था, उनकी गाड़ियां में तोड़फोड़ की थी, गाड़ियां चलान कर दी थी, इधर से उधर काट दिया था। गाँव से लोग आए थे, उनको अज्ञान लोग थे, तो उनको कंट्रोल करने के बजाय उस नेता को ही इतना पीट दिया गया, मरने के वहां पहुंच गए। इसके बाद अभी आप ये भी सामाजिक घटना को लेकर आप तीसरी घटना बता रहे हैं कि पर्चा लेके गया, क्या कहते हैं कि हम आप देख लेना हम मंदिर पहुंच रहा है। तो ये क्या पूरा प्रयोग चल रहा है कि हम देखें कितनी ताकत में हो रहे हैं, या लोग आगे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं? हरीश जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ जो हुआ वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सोनेलाल पटेल जी पर पीडी टंडन पार्क के सामने ऐसी लाठियां बरसाई गई जैसे आजादी के दौरान, आजादी का जब संघर्ष चल रहा था, लाला लाजपत राय पर लाठियां चली थी। सोनेलाल पटेल जी के ऊपर अगर बहुत सारे लोग, उनके कार्यकर्ता उनके ऊपर लेट नहीं गए होते तो सोनेलाल पटेल जी तो मौके पर ही दम तोड़ देते। पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि आप लाठी चलाएंगे? सोनेलाल पटेल जी तो कहते थे, और हम भी कहते हैं, और जो भी जागरूक आदमी है, हमारी पुलिस अभी भी अंग्रेजों के कानून से गवर्न होती है। आज भी दरोगा के पास चोरी की योजना बनाते समय लोगों को गिरफ्तार करने की ताकत है। ये जो दरोगा को बेइंतहा ताकत दी गई है, जब चाहेगा आपको गोली मार देगा, जब चाहेगा आपको लाठी से मार देगा। ना मानवाधिकारों का कोई ख्याल है, ना आदमी की डिग्निटी का कोई ख्याल है, ना आदमी की सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा का कोई एहसास है। पुलिस वालों को जब तक पेनलाइज करना शुरू नहीं करेगी ये सरकार और ये तंत्र, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अगर उस दरोगा को, उस इलाके के सीओ को आप अच्छे नहीं लगते तो आपको उठाकर पटक देगा, आपको 10 दिन तक हिरासत में रखेगा, फिर आपके सामने अदालत में जाने के लिए रह जाएगा और आपके पास कोई सबूत नहीं होता। प्रकाश सिंह डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। प्रकाश सिंह की एक कमेटी बनाई गई पुलिस सुधार के लिए। वो सिफारिशें भारत के गृह मंत्री के पास रखी हुई हैं। वो सिफारिशें उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार को लागू कर देना चाहिए। पुलिस सुधार जरूरी है। आज इस घटना में आप देखिए, जिस सीओ से लोग परेशान हैं, उसी सीओ के प्रभाव वाले इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखी। उसी सीओ के प्रभाव वाला आदमी कोई सब इंस्पेक्टर विवेचना करेगा। विवेचना में उसने जो लिख दिया, अदालत में उसी के सामने वकीलों को बहस करनी पड़ेगी। आज ये सीओ दागी है, इस सीओ से लोग नाराज हैं। सीओ की भूमिका देखेंगे तो संदिग्ध है, तो सीओ पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात,
विवेचना करने वाला अलग होना चाहिए, एफआईआर करने वाला आदमी अलग होना चाहिए। जी। ये पुलिस सुधार अगर लागू हो जाए हम्म, तो भारत में इस तरह के अपराध थोड़ा कम होंगे और उसमें दरोगाओं की नहीं चलेगी। आप ही जांच करेंगे, आप ही गोली मार देंगे। आप ही जांच करता है, जी। आप ही एफआईआर करता है, आप ही तमंचा लगा के आप गोली मार देंगे कि नहीं साहब रिवॉल्वर भाग रहा था, अपराधी भाग रहा था। आप समझिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुलिस की जो अराजकता है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इतना डरा हुआ है कि खुद कहता है कि एसटीएफ मुझे गोली मार देगी। कैबिनेट मंत्री जब उत्तर प्रदेश का ऐसा चिल्लाए जी। जी। कि मुझे गोली मार देगी, तो पुलिस के हालात को समझना चाहिए। सोनेलाल पटेल जी की हत्या, आधी से ज्यादा उनको बेदम कर दिया पुलिस ने। जी। उसके बाद उनका एक्सीडेंट कराया गया, जी। उस एक्सीडेंट के बाद उनकी मृत्यु हो गई अंततः, जी। और उसकी भी सीबीआई जांच नहीं कराई। जी। अरे किसी मुख्यमंत्री को, किसी गृह मंत्री को संज्ञान ले लेना चाहिए था। जी। सैकड़ों शिकायतें हम लोगों ने भेजी। जी। तो ये अराजकता फिर समाज में जाति वैमनस्यता पैदा करेगी। नहीं, हम जो घटनाक्रम को देखते हैं कि जैसे बाबू जगदीश कुशवाहा जी को जिस डीआईजी ने गोली मारी, उस पर कानून ने क्या किया? कानून ने जो किया, सामाजिक आंदोलन कर करके उनके विचारों को लेकर के तमाम लोग सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए। उस सत्ता में आने के बाद भी उस डीआईजी पर क्या कार्रवाई की गई, उसका कोई प्रभाव नहीं नजर आया। हम उसी तरह डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को लेकर चलते हैं कि पीवी टंडन पार्क में जो भी आंदोलन हुआ, उनके साथ जो भी पुलिस ने बर्बरता की है, उस एसपी ने क्या कहते हैं किसी भी और आंदोलन में किसी के साथ कभी किया हो तो वो बताए। अगर नहीं किया तो उसने वो कितना इंटेंशन उसके साथ क्या किया था, और उनकी मौत हुई तो उसकी कारण ही मौत हुई, तो उसके खिलाफ हत्या मुकदमा चला जाना चाहिए। लेकिन कौन एफआईआर लिखाने गया? अभी तक उनके ही उस आंदोलन के प्रभाव से आज बेटी दोनों, एक विधायक है, एक मंत्री है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हरीश जी, उसको लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में मार दिए गए। जी। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता। एक पत्रकार को केरल में मार दिया गया। जी। बंबई में एक अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। जी। डॉक्टर सोनेलाल मार दिए गए, बाबू जगदेव प्रसाद मार दिए गए, जी। तमाम सारे लोग मार दिए गए। समाज के कुछ लोग थोड़ी देर तक तो संघर्ष करते हैं, जी। फिर जो सिविल सोसाइटी है वो बड़ी कमजोर हो रही है। जी। उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब आप केवल डॉक्टर सोनेलाल पटेल का उदाहरण अगर ले लो, जी। जी। सोनेलाल पटेल के आंदोलन से, सोनेलाल पटेल जी के जो काम था उससे उनकी बेटी और उनका दामाद, एक केंद्र सरकार में मंत्री है, एक उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। ये सोनेलाल पटेल का नाम इस्तेमाल करके, उनके संघर्ष का इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज हो गए। 10 बरस हो गए। क्या सोनेलाल पटेल का संघर्ष ये भूल गए? सोनेलाल पटेल जी पर जिसने लाठी चलाई, उस आदमी के खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? ये जा सकते थे अदालत, ये याचिका कर सकते थे हाईकोर्ट में, ये गृह मंत्री से नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर सकते थे कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की, उनकी दुर्घटना की फाइल दोबारा खोली जाए और उनको न्याय मिले, मौत के बाद ही सही। कौन हत्यारा है, किन लोगों ने उनका एक्सीडेंट कराया, क्यों उनके ऊपर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठी चलाई थी? पहली बात तो ये सजा सुनी। एसपी सिटी जो उस समय था, सम शुक्ला था, और बादल चटर्जी वहां एडीएम सिटी थे। इन सब के आदेश के बाद लाठी चली, और लाठी चलाने, ये बहुत बड़ा कांड है, ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन था, हत्या थी ये। हत्या का मुकदमा वहां के तब के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो शुक्ला थे, ऐसे तमाम मामलों में बहुत जगह पुलिस वाले जेल में बंद है, बहुत सजा हो चुकी है। उनकी बेटी नहीं लड़ी, हमारे जैसे कार्यकर्ता लड़ रहे थे। हरीश जी, हमारे जैसे लोग लड़ रहे थे। 10 साल में सत्ता है, 10 साल से उनकी बेटी भारत सरकार की मंत्री है, दामाद उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है, और ये पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। ये लोग नहीं लड़े तो आम आदमी कैसे लड़ेगा? इन्होंने अपने पिता की हत्या के मामले में ना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से कोई मांग की, ना इन्होंने गृह मंत्री से कोई मांग की, ना इन्होंने कोई कानूनी लड़ाई छेड़ी, ना इन्होंने कोई सामाजिक लड़ाई छेड़ी। और जब हमारे जैसे कार्यकर्ता इस तरह की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आपका क्या लेना देना। भारत के किसी एक नागरिक को लाठियों से पीटकर मार डाला जाएगा और समाज शांत बैठा रहेगा? समाज तो शांत नहीं बैठता है। जैसे आपने अभी कई सामाजिक लोगों के नाम गिनाए कि मतलब इनकी भी हत्या हुई, समाज के इनकी भी हत्या हुई, और लोगों की जो हत्या हुई उनके पीछे या उनके कार्यों का कोई इस्तेमाल करके कोई सत्ता में नहीं आया, राजनीति में नहीं आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी और ये लालू प्रसाद जी, दोनों लोग बाबू सिंह जगदेव कुशवाहा जी का नाम लेकर दोनों लोग सत्ता में आए, दोनों लोग अपना चर्चा करते रहे।
लेकिन मुझे लगा किसी ने कि उनके परिवार को क्या सजा दी गई, उनके मारने वाले को, कोई चीज़ रिजल्ट सामने नहीं आया। हम यही बात को लेकर के ये चल रहे हैं कि यूपी में भी सोहेलाल पटेल जी की हत्या को लेकर के क्या हुआ, अभी तक उस पुलिस पर क्यों नहीं एफआईआर लिखाई गई, क्या प्रयास इस पर भी क्यों नहीं किया गया। आज मुझे लग रहा है कि सिखों का मामला कहीं ललित इसमें पीलीभीत में कुछ हुआ था, तो पुलिस वालों पर एफआईआर हुई, सब जेल गए, उसमें सजा हो गई, वो तो हो गई। तो ये नहीं थोड़ी पुलिस की वर्दी पहन लिया तो वो कानून से ऊपर हो गया। तो जो उसको राइट मिला है कानून के तहत काम करने के लिए वही नहीं करेगा। लेकिन किया क्या किसी ने, सत्ता में है या गैर सत्ता में नहीं थे तब भी क्या कर रहे थे। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए ना, कि मतलब क्या हुआ, आगे कौन करेगा। अब ये उसी के आगे की ये घटना है जो आगे हो रही, कि जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरीश जी, सोनेलाल पटेल जी कुर्मी समाज के लिए संघर्ष करते थे, और केवल कुर्मी समाज के लिए नहीं, दलित पिछड़ा वंचित समाज के लिए वो लड़ाई करते थे। सोनेलाल पटेल जी की जिस तरह से हत्या की गई और उसके बाद में उनकी साजिश के तहत उनको मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या करवा दी गई, उसके हत्यारों को उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जानती है। मेरा दावा है, 100% दावा है। किस बात पर डरती है वो हमको ये नहीं समझ में आया। आप सत्ता में हैं, आप अपने पिता के, वो केवल आपके पिता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े तबके के नेता थे, बहुत बड़े तबके के लिए, कमेरा समाज के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। क्या कारण है कि 2014 से आप सरकार में हो, 27 आने वाला है, 14 से 27 का समय आप देख लीजिए, एक दिन भी अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह नहीं कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की फाइल दोबारा खोली जाए, जांच की जाए। और इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तमाम दंगे खुलवाए, तमाम पुराने दंगों की फाइलें खुली, इसी सरकार में तमाम पुराने केस खोले गए। एक केस डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खोल दिया जाता, कानपुर के नवाबगंज थाने में फाइलें पड़ी हैं। और अगर सोनेलाल पटेल जी के हत्या और उनके ऊपर लाठीचार्ज कराने वाले अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई हो जाती, उनके ऊपर मुकदमा चल जाता और वो जेल चले जाते, और हत्यारे को भी जेल हो जाती, तो ये एक नजीर बनती पूरे देश में कि किसी सामाजिक आंदोलन को कुचलने के लिए उसके नेता की हत्या मत करो। उसके जानने वाले, उसको मानने वाले, उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उसके देश के लोग, जो जागे हुए लोग हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे और हमको जेल जाना पड़ेगा। ये खौफ पैदा हो सकता था, लेकिन लालच, सत्ता का लालच, सत्ता के लालच ने अनुप्रिया पटेल और उनके पति को ऐसा क्या कर दिया है। ये उनसे 12% कुर्मी समाज को सवाल पूछना चाहिए, और 12% नहीं, दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने वाले हर नागरिक को सवाल पूछना चाहिए, गृह मंत्री से भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, और अनुप्रिया पटेल और उनके पति से भी, कि क्यों आप ये मांग नहीं उठा रहे हैं, और जो मांग उठाते हैं उनको धमकी अलग से भेजते हैं। पीडी टंडन पार्क में जैसा आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज उसमें एडीएम में बादल चटर्जी और लालजी शुक्ला जी ने किया, लालजी शुक्ला थे। तो लाठीचार्ज पुलिस करती है, तो आपने कहीं देखा है कि उस नेता को मौत के किनारे पहुंचा दिया? कहीं आपने देखा इस तरह का मामला क्या कहते हैं? तो ये लाठीचार्ज थोड़ी था, ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से किसी को मार दिया जाए कि वो उसको पता भी नहीं चले कि क्या हो गया। क्या सुपारी लेकर हत्या हुई है वो उनके दम नहीं निकले हरीश जी केवल। पीडी टंडन पार्क के सामने जब उनके ऊपर लाठी चली, लाठी नहीं चली, कातिलाना हमला हुआ, तो बस उनके प्राण बच गए, शरीर तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। 307 का मुकदमा चलना चाहिए था लालजी शुक्ला के ऊपर, हत्या के प्रयास का मुकदमा लालजी शुक्ला के ऊपर चलना चाहिए था। जो भी उस समय जो अफसर थे इलाहाबाद जिले के, उन सब के खिलाफ 307 का मुकदमा चलता, ये जेल जाते, और ये अभी भी जेल जा सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरा निवेदन स्वीकार कर लें, इस घटना की जांच दोबारा शुरू करा दें। अनुप्रिया पटेल हो सकता है किसी चीज में लालच में फंस गई हो, उनके पति किसी लालच में फंस गए हैं, वो तो खुद ही डर रहे हैं कि एसटीएफ मुझको गोली मार देगी, पैर में गोली मार देगी। लेकिन कुर्मी बिरादरी का कार्यकर्ता नहीं डरा है, कुर्मी बिरादरी के लोग नहीं डरे हैं। हम किसान कौम से आते हैं, और हम आज भी ये मांग करते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के लाठी चलाने वाले और उनको रोड एक्सीडेंट करके मारने वालों का जेल में जाना तय किया जाए। इससे एक बड़ी नजीर बनेगी और पुलिस अपनी सीमा को पहचानेगी। आपको फतेहपुर घटना में क्या लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? पीड़ितों को न्याय तो मिलेगा, उनको मुआवजा देने की लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है कि उनको मुआवजा कितना देते हैं, नहीं देते हैं। कानून का रास्ता खुला हुआ है। हमने अपना मोर्चा की तरफ से वकीलों की एक बड़ी और बहुत विद्वान अधिवक्ताओं की एक टीम लगाई है। हम इस विवेचना की निगरानी करेंगे। विवेचना में कोई गलती अगर होती है, बदमाशी करते हैं, तो हम अदालत का रास्ता अदालत के अंदर हम इसको लेकर जाएंगे
अदालत के अंदर हम जोरदार पैरवी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जो जो फोरम मिलेंगे हमको, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े। हम गृह सचिव से भी निवेदन कर चुके हैं कि भाई आप इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दीजिए, जल्दी से इस आदमी को फांसी हो और पूरे देश को यह मैसेज हो कि किसी को भी यूं ही मार दोगे जाति के नाम पर, परशुराम सपने में आते हैं तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, जेल में तुम्हें फांसी होगी। ये लड़ाई हम लड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, आज इस कार्यक्रम में हम लोग यहीं तक हैं, फिर अगले कार्यक्रम फिर मुलाकात हुई, फिर आगे बातें होंगी। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।